गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट का मास्टर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में 11 मार्क्स में पूछा जाता है सेक्शन एफ के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और बहुत ही लेंथी चैप्टर था ये। इसमें नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स आपने देखे होंगे, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग वेराइटी के एडजस्टमेंट्स दिए जाते थे। तो एक प्रॉब्लम ये रहती थी कि इतने सारे क्वेश्चंस एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक मास्टर क्वेश्चन फाइनल अकाउंट का, जिसमें ऑलमोस्ट ऑल वेराइटी ऑफ एडजस्टमेंट्स को मैंने कवर किया है। सो एग्जाम से पहले अगर आप ये क्वेश्चन रिवाइज कर देते हो तो इस सेक्शन एफ के अंदर फाइनल अकाउंट में आप 11 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। सो आई ट्राइड कि मैंने एवरीथिंग इसमें कवर किया है, सारी वेराइटी के एडजस्टमेंट कवर करने का ट्राई किया है। सो एक मास्टर क्वेश्चन बन गया है जिसमें सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आज हम शुरू करते हैं और एग्जाम से पहले रिवीजन के तौर पे आप इसको अच्छे से रिफर कर लेना। ओके, चलो। फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ रोहित एंड रहाने प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आपको रोहित एंड रहाने का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और उसके रिलेटेड के कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। उसके बेस पे आपको फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। तो देख सकते हो आप यहाँ पे एक पूरी ट्रायल बैलेंस दी हुई है। ओके, और उसके बाद आप देखोगे तो नीचे बहुत सारे एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। एडजस्टमेंट रफली मैंने मैक्सिमम कवर करने की कोशिश की है। सो 21 एडजस्टमेंट्स हमने यहाँ पे डाले हैं, ठीक है। सो टर्न बाय टर्न हम सारे एडजस्टमेंट्स कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले जब फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो आपको कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। सो नंबर 1 आपको प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इफ करंट अकाउंट इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस तो आपको करंट अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। देन आफ्टर आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। उसके अलावा आप जो भी वर्किंग्स करते हो वो बैलेंस शीट के बाद आपको वर्किंग नोट्स के तौर पे आपको दिखानी रहेगी, ठीक है। तो सारे अकाउंट्स मैंने यहाँ पे प्रिपेयर कर दिए, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह। सो एक एक एडजस्टमेंट हम लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं अपने फाइनल अकाउंट में। सारे फॉर्मेट्स रेडी है मेरे पास और कौन कौन सी चीज़ें उस फॉर्मेट में आती है वो भी मैंने लिखी हुई है। सो इजीली हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट है, रहाने विड्रॉन गुड्स ऑफ ₹4,000 फॉर पर्सनल यूज विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। रहाने ने 4,000 रुपए का गुड्स विड्रॉ किया है जो कि बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो अब इसकी क्या ट्रीटमेंट देंगे। देखो, एक तो गुड्स गया धंधे में से, बिजनेस में से जब भी गुड्स जाता है, ठीक है, तो परचेज में से हमको माइनस करना होता है। और ये गुड्स गया कहाँ पे, रहाने ने विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए। जब आप पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज विड्रॉ करते हो तो वो आपकी ड्रॉइंग्स बन जाती है। सो यहाँ पे हमको दो इफेक्ट देनी होगी। एक परचेज में से हम माइनस करेंगे, दूसरा हम ड्रॉइंग्स में लिखेंगे इसको। क्यों ड्रॉइंग्स में लिख रहे हैं, क्योंकि ये पर्सनल यूज के लिए है। चलो, तो परचेज कहाँ पे लिखते हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जब हम यहाँ पे परचेज लिखेंगे तब मैं उसमें से ड्रॉइंग्स पहले से यहाँ से माइनस कर देता हूँ। कितने रुपए का ड्रॉइंग्स हुआ है, 4,000 रुपीज के गुड्स का ड्रॉइंग्स हुआ है, ठीक है। और इसी ड्रॉइंग्स की दूसरी इफेक्ट हम देंगे पार्टनर्स कैपिटल में। अच्छा, यहाँ पे करंट अकाउंट भी था क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखना। ट्रायल बैलेंस में आपको करंट अकाउंट भी दिया हुआ है। सो सारी इफेक्ट जो होगी पार्टनर्स रिलेटेड वो सारी इफेक्ट हम कौन से अकाउंट में देंगे, करंट अकाउंट में। अगर इन क्वेश्चन करंट अकाउंट नहीं दिया हुआ होता है तो सारी इफेक्ट आपको कौन से अकाउंट में देनी होती है, कैपिटल अकाउंट में। सो यहाँ पे करंट अकाउंट दिया हुआ है, सो ड्रॉइंग्स की इफेक्ट हम करंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे। किसने ड्रॉइंग्स किया, ये रहाने ने, तो रहाने के अकाउंट में डेबिट साइड आ गया। सो दो इफेक्ट हो गई। एक परचेज अकाउंट में हमने उसको क्रेडिट साइड लिखा, मतलब परचेज अकाउंट में से हमने उसको माइनस किया, और पार्टनर्स कैपिटल में हमने उसको डेबिट साइड लिखा रहाने के अकाउंट में, क्योंकि ये ड्राइंग्स रहाने ने की है। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट हुआ। चलो, सेकंड एडजस्टमेंट, गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर विच इज नॉट रिकॉर्डेड। आपने 8,000 रुपए का गुड्स बिजनेस में परचेज किया है जिसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं हुई है। तो जब हम गुड्स परचेज करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली हमको जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो ये जो गुड्स परचेज हुआ है जिसकी एंट्री नहीं हुई है, परचेज में प्लस करेंगे, एंड सेकंड इफेक्ट हम इसको क्रेडिटर्स में भी ऐड करेंगे। क्यों क्रेडिटर्स में ऐड करेंगे, अगर कुछ नहीं दिया है तो हमने ऐसा मान लिया है कि ये आपने क्रेडिट में ही परचेज किया होगा। सो 8,000 रुपीज का गुड्स, टू इफेक्ट्स हम इसकी देंगे।
परचेज में हम सबसे पहले इसको प्लस करेंगे क्योंकि इसकी एंट्री करना रह गया है। तो परचेज में ये मैं यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ। अनरिकॉर्डेड कितने रुपए का गुड्स है, 8000 रुपीज़ का। और इसी की दूसरी इफेक्ट हम देंगे हमारे बैलेंस शीट में, जहाँ पे हम क्रेडिटर लिखेंगे ऑन लाइबिलिटी साइड, और क्रेडिटर में मैं ये 8000 रुपीज़ प्लस कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्रेडिटर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, तो जब भी क्रेडिटर आएगा तब अमाउंट लिखेंगे, बट अब सबसे पहले सिर्फ हम एडजस्टमेंट की इफेक्ट्स दे रहे हैं। तो क्रेडिटर्स में मैंने अनरिकॉर्डेड 8000 लिख लिया। ठीक है, जब भी आप एडजस्टमेंट की इफेक्ट देते हो तो हमेशा चेक कर लो कि उसकी दो इफेक्ट हुई है कि नहीं। ठीक है, जैसे हमने एक परचेज में प्लस कर दिया, एक क्रेडिटर में प्लस कर दिया, इसकी दो इफेक्ट पास हो गई है। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कि प्रीपेड इंश्योरेंस 400 है। अब प्रीपेड कोई भी खर्चा होता है तो हम उसकी क्या इफेक्ट देते हैं, कोई भी हमारा प्रीपेड खर्चा होता है तो हम उस एक्सपेंस में से माइनस करते हैं क्योंकि वो हमारे करंट ईयर का नहीं है, और दूसरा हमने उसको पहले से पे कर दिया है, सो वो हमारी असेट बन जाती है। सो कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस हो, एक्सपेंस में से आपको माइनस करना है, दूसरी इफेक्ट आपको बैलेंस शीट में असेट साइड देनी है। तो चलो सबसे पहले मैं इसको बैलेंस शीट में असेट साइड लिख लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नाम सारे लिख लिए हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस 400, देखो बैलेंस शीट में असेट साइड मैंने लिख लिया है। और दूसरी इफेक्ट P&L अकाउंट में, क्योंकि ये खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इंश्योरेंस लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले मैंने लिखा है 2 इंश्योरेंस प्रीमियम, उसमें से हम लेस कर देंगे प्रीपेड कितनी अमाउंट 400। तो यहाँ पे मैंने उसको लेस भी कर दिया। सो दो इफेक्ट हो गई, एक हमने P&L में डेबिट साइड इंश्योरेंस में से माइनस किया, और दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड। नेक्स्ट है मशीन पे 20% एंड फर्नीचर पे 5% हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। अच्छा, जब भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमारे पास असेट की वैल्यू होनी चाहिए। तो हम ट्रायल बैलेंस में जाके देखते हैं हमारे पास मशीन और फर्नीचर अवेलेबल है। यस, मशीन एंड फर्नीचर बोथ अवेलेबल। तो दोनों को मैं सबसे पहले बैलेंस शीट में असेट साइड लिख लेता हूं और उसके बाद उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो चलो बैलेंस शीट में हम जाते हैं सबसे पहले असेट साइड। प्लांट एंड मशीनरी, उसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 40,000। फर्नीचर की वैल्यू फर्नीचर के कॉलम में मैं लिख लेता हूँ, इनर कॉलम में 10,000। अब डेप्रिसिएशन कितना बोला है एडजस्टमेंट में, चेक करते हैं अपने। फर्नीचर पे 5% है और मशीन पे 20% का डेप्री लगाना है। तो आप देखो मशीन 40,000 की है, 40,000 का 20% डेप्रिसिएशन होता है 8,000। सो आउटर कॉलम में अमाउंट आ जाएगी हमारी 32,000। इन द सेम मैनर हम फर्नीचर पे लगाएंगे। फर्नीचर पे बोला है 5%, तो 10,000 का 5% होता है 500। सो आउटर कॉलम में अमाउंट आ जाएगी 9,500। सो डेप्रिसिएशन हमारा यहाँ पे एडजस्टमेंट था। तो ये 8,500 का जो डेप्री आया है ये हमारा एक्सपेंस है। सो हम इसको P&L अकाउंट में डेबिट साइड इसकी दूसरी इफेक्ट देंगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने प्रिपेयर किया है उसमें मशीन का डेप्रिसिएशन है हमारा 8,000 एंड फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है 500। सो टोटल अमाउंट 8,500 डेप्रिसिएशन हमने दिया है। सो एक इफेक्ट P&L में डेबिट हो गया, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट में से हमने माइनस कर दिया। ओके, चलो तो 4 एडजस्टमेंट हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कि 5,000 रुपीज की सैलरी एंड 4,000 रुपीज की रोहित एंड रहाने को हमको पे करनी है। किसको पे करनी है? रोहित एंड रहाने को। रोहित को 5,000 एंड रहाने को 4,000। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, क्योंकि नाम आप देखोगे ना पार्टनर्स के, तो पहले रहाने का नाम है। आप कैपिटल और करंट अकाउंट में भी देखो, यहाँ पे पहले किसका नाम है? रहाने का, और फिर किसका नाम है? रोहित का, और नीचे सैलरी में उन्होंने पहले किसका नाम बोला है? रोहित। कई बार क्या होता है, अर्जेंसी के कारण हम एग्जाम में थोड़ा वैसे भी टाइम कम पड़ रहा होता है, आप ये 5,000 की अमाउंट रहाने में लिख लोगे और 4,000 की अमाउंट आप रोहित में लिख लोगे। तो ये मिस्टेक हो सकती है। एग्जामिनर जो है पेपर सेट करते वक्त ये इस तरीके से वो ट्रिक कर देते हैं, तो ध्यान रखना है पहले किसका नाम दिया है। ओके, सो यहाँ पे हमको पता चल गया कि रोहित की 5 है और रहाने की कितनी है? 4,000। अच्छा, जब भी आप पार्टनर्स को सैलरी देते हो तो P&L एप्रोप्रिएशन में इफेक्ट आएगी, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस में। अगेन आई एम रिपीटिंग, बिजनेस के जो रूटीन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इफेक्ट देनी है, और पार्टनर्स से अगर आप कुछ भी लेते हो या पार्टनर्स को कुछ भी देते हो, मतलब पार्टनर्स रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको उसकी इफेक्ट देनी रहती है। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में रहाने में मैं लिखूंगा 4000, ध्यान रखना रहाने में आपको कितना लिखना है 4000, और रोहित में आप कितना लिखोगे 5000। जबकि क्वेश्चन में पहले रोहित का नाम दिया था, इसलिए नाम में मिस्टेक ना हो वो खास ध्यान रखना है। सो टोटल सैलरी पे की है 9000। अब इसकी दूसरी इफेक्ट, हमने पार्टनर्स को पे किया है, तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड रहाने को सैलरी दी है हमने 4000 एंड रोहित को सैलरी दी है हमने 5000 की। ओके, तो पार्टनर्स को अगर आप कुछ भी एक्सपेंस रिलेटेड होता है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में इफेक्ट देनी है, और दूसरी इफेक्ट पार्टनर्स के अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल में नहीं देनी है। क्यों नहीं दी कैपिटल में? क्योंकि करंट अकाउंट हम बना रहे हैं, तो सारी इफेक्ट हमको कहां पे देनी है करंट अकाउंट में। चलो, तो ये दो इफेक्ट हो गई। देन आफ्टर उन्होंने बोला है कि कमीशन में 1000 रुपीज रिसीवेबल है। एडजस्टमेंट नंबर 6, कमीशन ऑफ रुपीज 1000 इज रिसीवेबल। दैट मीन्स व्हाट की जो कमीशन हमको मिलने वाला था उसमें से 1000 रुपीज अभी भी मिलना बाकी है। रिसीवेबल मीन्स मिलना बाकी है। सो दैट इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ आउटस्टैंडिंग इनकम, जिसे हम अक्रूड इनकम भी कहते हैं। सो ये 1000 रुपीज जब भी कोई आउटस्टैंडिंग होता है तो हम उस पर्टिकुलर इनकम या एक्सपेंस में प्लस कर देते हैं। क्यों प्लस कर देते हैं? क्योंकि वो मेरे करंट अकाउंट से है, मतलब करंट ईयर से बिलोंग करता है। और करंट ईयर का कोई भी खर्चा है तो वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जरूर दिखना चाहिए। इसलिए प्रीपेड होता है तो हम माइनस करते हैं, क्योंकि प्रीपेड करंट ईयर का नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर का है, और आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है, इसलिए हम उसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। सो कमीशन में 1000 रुपीज हम प्लस करेंगे। चलो, तो पी एंड एल में क्रेडिट साइड हम कमीशन लिखेंगे बिकॉज ये हमारी इनकम है। सो पी एंड एल में क्रेडिट साइड कमीशन, कमीशन मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमको बस इसमें सिर्फ रिसीवेबल की इफेक्ट देनी है। रिसीवेबल कितना है 1000, और इसको हम आउटस्टैंडिंग या अक्रूवल भी कह सकते हैं। सो 1000 आउटस्टैंडिंग, और इनकम आउटस्टैंडिंग जो होती है वो हमारी असेट होती है। सो इसकी दूसरी इफेक्ट हम बैलेंस शीट में असेट साइड देंगे, आउटस्टैंडिंग कमीशन 1000। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो तो लाइबिलिटी, इनकम आउटस्टैंडिंग हो तो असेट। ध्यान रखना, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग तो लाइबिलिटी क्योंकि मुझे पे करना पड़ेगा, और इनकम आउटस्टैंडिंग हो तो मुझे मिलने वाली है, सो मेरी असेट। सेम मैनर में प्रीपेड में भी ध्यान रखना है, प्रीपेड अगर आपका एक्सपेंस में हुआ है तो असेट, और इनकम में प्रीपेड है तो वो आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। सो कमीशन की हमने दो इफेक्ट दे दी। ओके, कमीशन में प्लस कर दिया, बैलेंस शीट में असेट साइड। फिर उसी पॉइंट में पॉइंट नंबर 6 में लिखा था कि सैलरी 2000 रुपए की बाकी है। अब सैलरी हमारा एक्सपेंस हुआ, तो पी एंड एल में डेबिट साइड जब हम सैलरी लिखेंगे तो उसमें 2000 रुपीज हम प्लस कर देंगे। तो सैलरी में मैं लिख लेता हूं आउटस्टैंडिंग 2000 रुपीज, और एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो तो वो बैलेंस शीट में आता है लाइबिलिटी साइड। तो हमने बैलेंस शीट बनाई हुई है, वहां पे हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 रुपीज लिख लेते हैं। क्लियर? चलो, उसके बाद लिखा है कि रहाने ने 400 रुपीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ विड्रॉ किए हैं। सो दिस इज ड्रॉइंग्स। एंड रोहित ने जो भी विड्रॉ किया है वो 1 अक्टूबर 2022 को किया है। तो हम ट्रायल बैलेंस में जाते हैं और वहां पे देखते हैं ड्रॉइंग्स दी है क्या हमको। आप देख सकते हो यहाँ पे ड्रॉइंग्स हमको दी हुई है। क्या लिखा था एडजस्टमेंट में? रहाने ने 400 विड्रॉ किया है पर मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ उसने 400 किया है। सो 4800 हो जाएगा, 400 इंटू 12 पूरे साल का कितना हो गया 4800। और रोहित ने 5600 विड्रॉ किया है, पर उसने एक साथ विड्रॉ किया था 1 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये ड्रॉइंग सबसे पहले हमको कहां लिखनी है? ड्रॉइंग्स जो है वो हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट में लिख लेते हैं, और उसके बाद इसके रिलेटेड जो इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट आएगा वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ने अलग अलग टाइम पे विड्रॉ किया है ड्रॉइंग्स का। सो इंटरेस्ट कंपोनेंट जो है वो दोनों में अलग अलग रहेगा। चलो, तो सबसे पहले हम ड्रॉइंग्स को पार्टनर्स के अकाउंट में लिख लेते हैं, करंट अकाउंट में। रहाने की ड्रॉइंग से 4800, जबकि रोहित की ड्रॉइंग से 5600। नाउ रहाने ने 400 रुपीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ विड्रॉ किया है। अब आप समझो, जब एंड ऑफ ईच मंथ होता है तो एक फॉर्मूला मैंने आपको समझाया हुआ है कि फर्स्ट विड्रॉ जब होगा, फर्स्ट विड्रॉ जो होगा उसके बाद कितने महीने बाकी है। देखो, एंड ऑफ ईच मंथ है तो फर्स्ट मंथ अप्रैल होता है,
अप्रैल के एंड में उसने विड्रॉ किया, मतलब अप्रैल मंथ को तो आप काउंट ही मत करो, अप्रैल के बाद 11 मंथ बचे, राइट, प्लस सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ, तो फर्स्ट विड्रॉ के बाद कितने मंथ्स बाकी है 11, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉन, लास्ट विड्रॉ जब हुआ है उसके बाद कितने मंथ बाकी है। तो देखो हर महीने के एंड में विड्रॉ कर रहे हैं, तो लास्ट मंथ आता है हमारा मार्च, और मार्च के एंड में जब मैं विड्रॉ करूंगा तो उसके बाद तो कोई भी मंथ नहीं बचेगा। सो 11 प्लस 0 डिवाइड बाय 12, तो यहाँ पे जो हमारा फैक्टर आएगा दैट इज 5.5। जब भी बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द मंथ ड्राइंग्स होती है, हर महीने ड्राइंग्स होती है, तो फिर हमको एक फैक्टर निकाल के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि वो इजी हो जाता है इंटरेस्ट निकालना। यहाँ पे एंड ऑफ ईच मंथ, अच्छा सब में फॉर्मूला वही है फैक्टर निकालने का, कि फर्स्ट विड्रॉ के बाद कितने महीने प्लस लास्ट विड्रॉ के बाद कितने महीने, ठीक है। तो फर्स्ट विड्रॉ के बाद, अच्छा इसको सॉरी डिवाइड बाय 2 करना है, फर्स्ट विड्रॉ के बाद जैसे एंड ऑफ द ईच मंथ है तो फर्स्ट विड्रॉ के बाद 11 मंथ बचे और लास्ट विड्रॉ के बाद 0। अच्छा अगर यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द मंथ होता तो 1 अप्रैल को विड्रॉ होता, तो फर्स्ट अप्रैल के बाद पूरे 12 महीने बचे, तो यहाँ पे मैं लिखता 11 की जगह पे 12, और लास्ट विड्रॉ कब होता, फर्स्ट मार्च को होता, तो उसके बाद 1 महीना बचता, सो मैं यहाँ पे लिखता 11 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो ये मैंने आपको लेक्चर में समझाया हुआ है कि किस तरीके से फैक्टर निकालना है, अगेन मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। सो 5.5 हमारा फैक्टर आया, ओके 400 रुपीज विड्रॉ हुए हैं ईच मंथ, सो इंटू 12 इंटू, अब आप देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको कितना दिया हुआ है, हम सीधा जाते हैं नीचे एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट नंबर 9 में आपको पहले करवा रहा हूँ, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है उसकी इफेक्ट हम दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमको कितना दिया हुआ है 12%, तो चलो 12% के हिसाब से और फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5.5 डिवाइड बाय 12, जब भी आप फैक्टर लिखते हो तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 12। सो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट आ रहा है 264, 400 इंटू 12 मंथ, क्योंकि ईच मंथ का 400 है, 12% ब्याज है, फैक्टर आपका 5.5 डिवाइड बाय 12, सो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 264। अच्छा अब रोहित ने जो विड्रॉ किया है वो एक साथ अमाउंट विड्रॉ की है 5600 की, तो उसको भी 12% ब्याज मिलेगा, लेकिन उसने विड्रॉ कब किया है 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने बाकी होते हैं, सो इंटू 6 डिवाइड बाय 12, सो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 336। अच्छा यहाँ पे हमने फैक्टर क्यों कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि उसने हर महीने पैसे विड्रॉ नहीं किए, उसने एक ही बार एक ही डेट पे विड्रॉ किया है, तो फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। अगर हर महीने पैसे विड्रॉ होते हैं तो फिर आपको फैक्टर निकालना रहेगा। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है ये भी पार्टनर्स रिलेटेड ही है, सो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में हम इसको लिखेंगे क्रेडिट साइड, क्योंकि ये फर्म के लिए वन काइंड ऑफ इनकम होती है, क्योंकि पार्टनर जब ड्राइंग करेगा तो वो ब्याज देगा। सो रहाने का इंटरेस्ट कितना आया 264, रोहित का 336, सो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट हमारा हो जाएगा 264 प्लस 336, टोटल 600। इसी की दूसरी इफेक्ट, ये पार्टनर्स ने दिया है तो पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 264 एंड रोहित के अकाउंट में 336। क्लियर? चलो तो ये 7 नंबर का पॉइंट ड्राइंग्स रिलेटेड था, उसको कंप्लीट कर दिया और उसके ऊपर का इंटरेस्ट भी हमने ढूंढ लिया। अब बारी आती है कैपिटल की, कि रहाने ने 60,000 रुपीज की कैपिटल 1 जनवरी को इंट्रोड्यूस की थी। 1 जनवरी को रहाने ने 60,000 रुपीज की कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया था। चलो तो रहाने की टोटल कैपिटल हम चेक करते हैं। रहाने की आप देखो 160 है, उसमें से 60,000 उसने 1 जनवरी को इंट्रोड्यूस किया था, मतलब बाकी के जो 1 लाख है वो उसने साल की शुरुआत में उसका ओपनिंग बैलेंस होगा। उसने कभी भी इंट्रोड्यूस किए होंगे बट इस करंट ईयर में तो वो उसका ओपनिंग बैलेंस हो गया। बाकी के जो 60,000 है उसने इसी करंट ईयर में 1 जनवरी को इंट्रोड्यूस किया। मैं इसको बाइफरकेट क्यों कर रहा हूँ 1 लाख और 60,000 को, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो दोनों पे अलग अलग निकलेगा, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड डिफर है। जबकि रोहित में कुछ बोला नहीं है तो रोहित पे तो पूरा का पूरे 1,20,000 पे ओपनिंग के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। सो सबसे पहले इन दोनों के जो बैलेंस है कैपिटल के
वो हम लिख लेते हैं। देखो जो जो चीजें मैं ट्रायल बैलेंस से लिखता जा रहा हूँ ना, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। एग्जाम में आप उसको पेंसिल से टिक कर देने का, ताकि क्या है कि कोई भी चीज जो है वो दोबारा आप वापस अपने फाइनल अकाउंट में ना लिखो, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचता कई बार आपके पास कि आप सारी चीजें रीचेक कर पाओगे। ठीक है, तो जो जो चीजें लिख रहे उसको टिक कर दिया। चलो सबसे पहले अपने पार्टनर्स कैपिटल में आप देख सकते हो मैंने ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिख लिया है, रहाणे का 160, रोहित का 120। अब हम इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। बैलेंस शीट के नीचे मैं एक वर्किंग कर देता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। रहाणे की टोटल कैपिटल है 1,60,000, उसमें से ओपनिंग है 1 लाख। कैसे पता चला ओपनिंग? क्योंकि एडिशनल कितनी है 60,000, और ये जो एडिशनल है ये कौन सी डेट को आई 1/1/2023 को। ठीक है, सो दोनों पे इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग मंथ के हिसाब से लगेगा। ओके, इंटरेस्ट का रेट आपको क्वेश्चन में दिया है 8%। सो यहाँ पे 1 लाख पे 8% पूरा मिल जाएगा। सो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट 8,000 ओपनिंग पे, और 60,000 पे हम करेंगे 60,000 इंटू 8%, और सिर्फ 3 मंथ्स के लिए होगा, क्योंकि 1 जनवरी से 31 मार्च तक 3 मंथ होते हैं। तो 3 महीनों का इंटरेस्ट आएगा आपका 1200। सो रहाणे का टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 9200। ओके, अब बचा रोहित। तो रोहित पे तो हमको फ्लैट कैलकुलेशन ही करनी है। तो रोहित का इंटरेस्ट, रोहित की कैपिटल कितनी है 1,20,000, और उसका 8% हम कैलकुलेट करेंगे, तो रोहित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 9,600। चलो रहाणे का 92, रोहित का 96। एक तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में हम क्रेडिट साइड लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,200, रोहित की 9,600, और P&L अप्रोप्रिएशन में हम डेबिट साइड लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,200 एंड 9,600। सो टोटल अमाउंट हो जाएगी 18,800। क्लियर? सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी हमने इफेक्ट दे दी। फिर लिखा है कि क्रेडिट सेल्स 10,000 रुपीज का रिकॉर्ड नहीं हुआ है, 10,000 रुपए का क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करना रह गया है। तो सिंपल इफेक्ट, सेल्स में आपको क्या कर देना है प्लस, क्योंकि रिकॉर्ड करना रह गया है, और डेटर्स में भी हम क्या करेंगे प्लस, क्योंकि हम ऐसा वहां पे लिखा था क्रेडिट सेल्स है, तो क्रेडिट सेल्स हुआ है, तो दूसरी इफेक्ट इसमें आती है डेटर्स में, क्योंकि हम इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं डेटर्स टू सेल्स। तो सेल्स में प्लस कर देते हैं अनरिकॉर्डेड, कितनी अमाउंट है अनरिकॉर्डेड 10,000। और दूसरी इफेक्ट डेटर्स के अकाउंट में हम जाएंगे बैलेंस शीट में असेट साइड, और वहां पे हम लिख लेते हैं अनरिकॉर्डेड 10,000। ठीक है, चलो तो ये अनरिकॉर्डेड की इफेक्ट हो गई। फिर उन्होंने लिखा है टोटल सेल्स इज ओवरकास्ट बाय ₹3,000। अब एक चीज खास ध्यान रखना कि जब भी कोई खर्चे में या जब भी कोई परचेज या सेल में ओवरकास्ट या अंडरकास्ट की बात आती है, तो उसकी सिर्फ एक इफेक्ट होगी। जब भी ओवरकास्ट या अंडरकास्ट की इफेक्ट आती है तो सिर्फ एक इफेक्ट होगी। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर एक इफेक्ट देंगे तो फिर टैली कैसे होगा? तो ध्यान रखना इसी 3,000 की आपके कोई ना कोई और एडजस्टमेंट में एक इफेक्ट वाला एक और पॉइंट होगा, एक इफेक्ट वाला एक और पॉइंट होगा जो ऑटोमेटिकली उसको सेट ऑफ कर देगा डेबिट क्रेडिट को। जैसे देखो टोटल सेल्स इज ओवरकास्ट बाय 3,000, आपने सेल्स 3,000 रुपए से ज्यादा लिखा है। अब इसको सुधारने के लिए आप क्या करोगे, सेल्स ज्यादा लिखा है तो सेल्स में से क्या कर दो माइनस, और अगर अंडरकास्ट दिया होता तो आप उसमें कर देते प्लस। तो यहाँ पे ओवरकास्ट है तो मैं लिख लेता हूँ ओवरकास्ट, कितनी अमाउंट 3,000 मैंने माइनस कर दी। ठीक है, अब देखो इसकी एक ही इफेक्ट हुई है, दूसरी इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है। तो ये 3,000 का जो एक्चुअली डेबिट और क्रेडिट दोनों होने चाहिए, तो अब ये टैली तो हो नहीं रहा है, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कोई ना कोई एक और एडजस्टमेंट होगा जिसमें 3,000 की एक और इफेक्ट आएगी। चलो चेक करते हैं। देखो उसी के नीचे लिखा है आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,000 का, वेजेस में तो लिख लिया है बट उसकी ट्रायल बैलेंस में हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया है। सो आउटस्टैंडिंग वेजेस को ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो अब हम कर देते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है वो हमारी लाइबिलिटी होती है। और अगेन यहाँ पे भी एक ही इफेक्ट आएगी, क्योंकि एक ही गलती यहाँ पे आपने उसको ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं किया।
जबकि वेजेस के अकाउंट में उसकी इफेक्ट आ चुकी है। तो नॉर्मली आउटस्टैंडिंग होता है तो हम क्या करते हैं, वेजेस में प्लस, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। अब वेजेस में प्लस नहीं करना है क्योंकि क्लियर कट उन्होंने बोल दिया इट इज रिकॉर्डेड टू वेजेस अकाउंट। सिर्फ कहां पे रिकॉर्ड नहीं हुआ है, वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। तो चलो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड हम लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितनी अमाउंट 3000। अब आप देखो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट, इसकी एक ही इफेक्ट हुई 3000 की, और थोड़ी देर पहले आपने सेल्स ओवरकास्ट, सेल्स में से माइनस किया था, उसकी भी आपने एक ही इफेक्ट दी थी, राइट। अब देखो ये आपने क्रेडिट साइड माइनस किया है, क्रेडिट साइड माइनस करने का मतलब वो डेबिट हुआ, क्रेडिट साइड माइनस का मतलब वो हुआ क्या, डेबिट, और जो आपने आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखा है वो हुआ है क्रेडिट। तो एक अमाउंट हो गई डेबिट, दूसरी अमाउंट हो गई क्रेडिट। सो सिंगल इफेक्ट जब भी आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी आपको ध्यान रखना है उसके जैसा कोई ना कोई एक दूसरा पॉइंट होगा जिसमें वो इफेक्ट सेट ऑफ हो जाएगी। सो सिंगल इफेक्ट वाले दो एडजस्टमेंट हमेशा आपको मिलेंगे, राइट। चलो उसके बाद कोर्ट ने हमारे ऊपर 4000 रुपए का क्लेम किया है। कोर्ट ने हमारे ऊपर कितने रुपए का क्लेम फाइल किया है, 4000 रुपीज का, फॉर वायोलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो कॉन्ट्रैक्ट आपने तोड़ दिया, जिसकी वजह से कोर्ट ने बोला है कि आपको 4000 रुपए पे करने पड़ेंगे। अब ये तो मेरी लाइबिलिटी बन गई, मुझे तो देने ही पड़ेंगे, और दूसरा मेरा तो नुकसान भी हो गया, ये मेरे जेब से फोगट के 4000 रुपए जाएंगे। एक तो देने पड़ेंगे लाइबिलिटी, दूसरा मेरा नुकसान भी हो गया। सो पी एंड एल में डेबिट लिखेंगे और बैलेंस शीट में हम इसको लाइबिलिटी साइड लिखेंगे। सो पी एंड एल में डेबिट साइड लॉस फॉर वायोलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 4000, और दूसरी इफेक्ट हम इसकी दे देंगे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड क्लेम फॉर वायोलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 4000। ठीक है, मेरी लाइबिलिटी बन गई और साथ में मेरा वो नुकसान भी हो गया। फिर लिखा है करंट अकाउंट पे भी 10% ब्याज देना है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वैसे ही हमको इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट भी देना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में जाएंगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट की अमाउंट चेक करते हैं हम। ये देख सकते हो आप, रहाणे का डेबिट में 10 है जबकि रोहित का क्रेडिट में 40 है। तो सबसे पहले ये 10 और 40,000 पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। रहाणे का डेबिट साइड है सो हम उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, रहाणे का बैलेंस 10,000, और रोहित का क्रेडिट है तो रोहित के क्रेडिट साइड में लिख लेंगे हम 40,000, राइट। ये बैलेंस लिख लिया। अब इनको 10% ब्याज देना है। रहाणे के 10,000 पे 10% कितना होगा 1,000, और रोहित के 40,000 पे कितना होगा 4,000। अच्छा, लेकिन दोनों की साइड अलग है तो इंटरेस्ट भी चेंज हो जाएगा, मतलब इंटरेस्ट की साइड जो है वो चेंज हो जाएगी। रहाणे का जो आपने यहाँ पे डेबिट साइड बैलेंस दिया हुआ है 10,000, उसका 10% मतलब 1,000। तो हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे 1,000, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस था रहाणे का। तो रहाणे जो है वो कंपनी को पे करेगा 1,000 रुपीज, और रोहित का क्रेडिट साइड में था तो कंपनी जो है मतलब फर्म जो है वो शर्मा जी को 4,000 रुपए करंट अकाउंट का ब्याज पे करेगी, राइट। सो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट लिखा बिकॉज फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया क्योंकि रोहित को देना पड़ेगा, और रहाणे वाला हमने क्रेडिट लिखा क्योंकि रहाणे का डेबिट बैलेंस चल रहा है तो वो फर्म को पे करेगा 1,000 रुपीज। अब इसी की ऑपोजिट साइड में पार्टनर्स करंट में, जैसे रहाणे का वहां पे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट था तो यहाँ पे हो जाएगा डेबिट, और रोहित का डेबिट था तो यहाँ पे हो जाएगा उसका क्रेडिट। तो ऑपोजिट साइड में हमने उसकी इफेक्ट्स दे दी। क्लियर। तो ये ध्यान रखना, करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। चलो, तो यहां तक हमारे सारे एडजस्टमेंट हो गए। सो वी हैव कंप्लीटेड अप टू 13 नंबर। चलो, अब एक और चीज आई, परचेज बुक इज ओवरकास्ट बाय ₹500। देखो वापस आया, वो सिंगल इफेक्ट ऊपर चल रही थी ओवरकास्ट वाली, तो उसमें मैंने बोला था कि उसके जैसा दूसरा कोई होगा और वहां पे वो सेट ऑफ हो जाएगा। तो सेल्स का 3,000 था और वेजेस का 3,000 था, तो वो वहां पे वो खत्म हो गया। अब एक और नया आया, परचेज बुक्स कितने से ज्यादा लिखी आपने 500 से।
तो अगेन 500 वाली कोई ना कोई दूसरी एडजस्टमेंट आपको मिलेगी, तभी वो सेटअप होगा। इसको सिंगल एरर बोलते हैं। तो चलो सबसे पहले परचेज में से 500 माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने उसमें ज़्यादा लिख लिया है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, परचेज में लिखेंगे हम ओवरकास्ट, और वो अमाउंट जो है 500 माइनस कर देंगे। अब जब ये पॉइंट आया तो उसके जैसा दूसरा पॉइंट ढूंढ ही लेते हैं हम 500 वाला, ताकि क्या है कि दोनों इफेक्ट खत्म हो जाए। चलो ये सिंगल एरर खत्म हुआ, फिर चेक करो नीचे 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 में कहीं पे भी 500 रुपये का कोई दूसरा एडजस्टमेंट नहीं है। अब क्या करें? अब तो ये टैली होगा नहीं, क्योंकि मैंने बोला था कि दोनों इफेक्ट होनी जरूरी है। तो अगर सिंगल एरर है तो उसके जैसा कोई ना कोई दूसरा एरर होगा जो उसको सेट ऑफ करेगा। जैसे सेल्स ओवरकास्ट था 3000, तो सामने हमको आउटस्टैंडिंग वेजेस मिल गया था, तो वो आमने सामने सेट ऑफ हो गया। अब परचेज बुक यहाँ पे 500 ओवरकास्ट है, लेकिन उसके जैसी अमाउंट का कोई भी दूसरा सिंगल एरर नहीं दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ है ना, तो एक और ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। ट्रायल बैलेंस में कहीं ना कहीं पे सस्पेंस अकाउंट होगा। चेक करते हैं अपने ट्रायल बैलेंस में 500 रुपये का सस्पेंस होना चाहिए। यस, यू कैन सी, देखो यहाँ पे वो क्रेडिट में आपको 500 रुपये का सस्पेंस दिया हुआ है, राइट। तो ये दूसरी इफेक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे कवर हो गई। सस्पेंस में 500 थे, तो वो सस्पेंस के 500 रुपये किस चीज के थे? परचेज ओवरकास्ट के, जिसकी इफेक्ट हमने दे दी है। सो अब यहाँ पे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारा सम टैली हो जाएगा, क्योंकि 500 की दूसरी इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में अवेलेबल है। तो चलो परचेज में से हमने क्या कर दिया, उसको माइनस, और हमें पता चल गया सस्पेंस में आ गया है। सो सस्पेंस कहीं पे लिखना ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जीरो हो चुका है। अगला एडजस्टमेंट दिया है हमको कि जनरल रिजर्व में 10,000 रुपये ट्रांसफर करना है। तो बहुत सिंपल है, P&L में से आप डेबिट कर लो, क्योंकि आपके प्रॉफिट में से आप जनरल रिजर्व का पैसा साइड में लेके जाओगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 10,000, और जनरल रिजर्व जो है वो बैलेंस शीट में वापस आएगा लाइबिलिटी साइड। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में लिख लेता हूँ 10,000। क्लियर? तो चलो इसकी दो इफेक्ट हो गई। नाउ नेक्स्ट है हमारा क्लोजिंग स्टॉक 40,000 का है, उसमें से 30% स्टॉक की कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, और स्टेशनरी का 2,000 रुपीज भी इसमें इंक्लूडेड है। तो चलो क्लोजिंग स्टॉक की हम एक वर्किंग करते हैं। टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा? 40,000। उसमें से उन्होंने बोला है कि भाई 30% स्टॉक, तो 40,000 का आप 30% करोगे तो उसकी कोई मार्केट वैल्यू ही नहीं है। सो 40,000 का 30% होता है 12,000, और उसकी मार्केट वैल्यू क्या बोला है उन्होंने? 0, राइट। फिर बाकी कितना बचा हमारे पास? 70% स्टॉक, तो 40,000 का 70% होता है 28,000। उसमें से उन्होंने बोला है कि 2,000 रुपीज जो है वो स्टेशनरी का स्टॉक है। तो 28 में से 2,000 चले गए, कितने बचे? 26,000। अच्छा, ये जो 12,000 और मार्केट वैल्यू 0 आया, तो उसमें कॉन्सेप्ट है हमारा विच एवर इज लोअर, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। सो 12,000 और मार्केट वैल्यू 0 में से लोवेस्ट अमाउंट 0, और ये 70% स्टॉक में 26,000। सो टोटल स्टॉक हमारा कितना हो जाएगा? 26,000। अच्छा, ये जो स्टेशनरी के 2,000 माइनस हुए उसकी भी इफेक्ट आएगी। उसका क्या करना है हम देखते हैं। पहले ये 26,000 रुपए का जो क्लोजिंग स्टॉक आया है उसको उसके दो घरों में बिठा देते हैं, एक तो बैलेंस शीट में असेट साइड, और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। चलो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक 26,000। अब वो जो स्टेशनरी का 2,000 है, तो स्टेशनरी के स्टॉक की भी दो इफेक्ट देनी है। स्टेशनरी में से माइनस करना है बैलेंस शीट में असेट साइड। तो चलो P&L में हम डेबिट साइड लिखेंगे स्टेशनरी, उसमें से उसका क्लोजिंग स्टॉक हम माइनस कर देंगे। कितनी अमाउंट थी क्लोजिंग स्टॉक की? 2,000, और इसी 2,000 की दूसरी इफेक्ट हम देंगे, जस्ट अ मिनट, ओके, इसी क्लोजिंग स्टॉक की दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड। तो बैलेंस शीट में असेट साइड जाता हूँ, वहां पे मैंने लिखा हुआ ही है स्टेशनरी स्टॉक 2,000 रुपीज। क्लियर? तो क्लोजिंग स्टॉक की इफेक्ट दे दी, उसके अंदर कोई भी स्टेशनरी का स्टॉक, एडवर्टाइजमेंट का स्टॉक, तो उसकी दो इफेक्ट देनी है। रिस्पेक्टिव कंपोनेंट में से माइनस कर देना है, स्टेशनरी का है तो स्टेशनरी में से, और बैलेंस शीट में असेट साइड आपको दिखाना है।
चलो फिर 17 नंबर का पॉइंट क्या कहता है कि 3000 रुपीज का सेल्स रिटर्न हुआ था जो कि लिखना रह गया है। मिस्ड आउट टू बी रिकॉर्डेड का मतलब आपने उसको लिखा ही नहीं। अब सेल्स रिटर्न हुआ है तो सेल्स में से क्या करेंगे हम, माइनस, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे और वहां पे सेल्स में से हम माइनस कर देंगे रिटर्न। कितने रुपए का सेल्स रिटर्न था, 3000। जबकि ये लिखना रह गया है तो दो इफेक्ट देनी पड़ेगी। दूसरी इफेक्ट डेटर्स में से भी माइनस करेंगे क्योंकि सेल्स रिटर्न हुआ है तो डेटर्स का बैलेंस भी उतने से रिड्यूस हो जाएगा। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न 3000 ये हम माइनस कर देंगे, राइट। चलो फिर बैंक लोन पे 12% का ब्याज है जो कि आपने 1 अक्टूबर 2022 को लिया था। चेक करना पड़ेगा कि भाई ऐसा कोई लोन लिया था, तो ट्रायल बैलेंस में जाते हैं। आप देखो लास्ट में एक लोन दिया हुआ है, बैंक लोन 164,900। अब ये लोन हमने लिया था कब, उसकी तारीख हमको नीचे दी है उन्होंने कि ये लोन आपने 1 अक्टूबर को लिया था और उस पर 12% आपको ब्याज भरना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले लोन को मैं बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिख लेता हूँ 1,64,900। अब इसका इंटरेस्ट में निकाल देता हूं क्योंकि इंटरेस्ट पे करना बाकी है तो वो मेरी लाइबिलिटी होती है। तो 164,900 इंटू 12% और 6 महीने के लिए है, सो इंटू 6 डिवाइड बाय 12। तो हम इसको सॉल्व करते हैं 164,900 कैलसी में इंटू 12% इंटू 6 डिवाइड बाय 12, सो 9894 हमारा इंटरेस्ट आ रहा है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की दो इफेक्ट, एक तो बैलेंस शीट में हमने उसको लाइबिलिटी साइड लिख ही लिया है तुरंत, और दूसरा P&L अकाउंट में हम उसको लिखेंगे डेबिट साइड में। सो P&L अकाउंट में डेबिट साइड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 9894। क्लियर। चलो फिर वापस जाते हैं अपने नेक्स्ट एडजस्टमेंट में। डेटर्स में से 800 नॉट रिकवरेबल है। नॉट रिकवरेबल का मतलब बैड डेट्स, और उसी डेटर पे 5% का बैड डेट रिजर्व क्रिएट करना है। तो चलो सबसे पहले अपने देख लेते हैं ट्रायल बैलेंस में डेटर्स हमको कितने दिए हुए हैं। देखो डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों दिए हुए, दोनों लिख लेते हैं पहले ट्रायल बैलेंस में से। 36,800 डेटर से और 24,000 के क्रेडिटर। तो चलो पहले बैलेंस शीट में हम उसको लिख लेते हैं। क्रेडिटर से मेरे 24,000 के और डेटर्स जो है वो है मेरे 36,800 के। अब एडजस्टमेंट क्या दिया है हमको कितने के डेटर्स नॉट रिकवरेबल है, 800 के। सो दैट इज माय बैड डेट्स। तो डेटर्स में आप देखो सबसे पहले ये खास ध्यान रखना, रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन प्लस माइनस होंगे। उसके बाद जो आपका टोटल आएगा, जैसे यहाँ पे हमारा टोटल आ रहा है उसके बाद 43,800, उसके बाद ही आपको बैड डेट्स माइनस करना रहेगा, पहले आप बैड डेट्स माइनस नहीं कर सकते। सो 43,800 में से 800 का बैड डेट्स माइनस कर दूंगा तो अब मेरे पास बैलेंस बचेगा 43,000 का। और अब उन्होंने बोला है कि 5% का क्या करना है, बैड डेट्स रिजर्व। तो ये जो बैलेंस अमाउंट आई हमारे पास 43,000, इसी का हम 5% कैलकुलेट करेंगे तो 2,150 आएगा। ध्यान रखना ये फॉर्मेट, पहले रिकॉर्डेड रॉन्गली रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड की इफेक्ट देनी है, उसके बाद बैड डेट्स की इफेक्ट आएगी, उसके बाद बैड डेट्स रिजर्व की आएगी, और उसके बाद डिस्काउंट रिजर्व की इफेक्ट आएगी। और उसके बाद का मतलब उसके बाद में जो अमाउंट बचती है उस पर कैलकुलेट करना है। जैसे देखो बैड डेट्स माइनस करने के बाद 43,000 बचा, हमने इस 43,000 पे 5% गिना है और कोई अमाउंट पे नहीं गिनना है आपको। अच्छा, अब अगर आपको डिस्काउंट रिजर्व गिनना होगा, अगर क्वेश्चन में दिया होगा, तो 43,000 माइनस 2,150, तो आपकी अमाउंट बचती है 40,850। तो इस 40,850 पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, डिस्काउंट रिजर्व। सो पैटर्न आपको ध्यान रखना रहेगा, इस क्वेश्चन में डिस्काउंट रिजर्व नहीं है, सो हमने कैलकुलेट नहीं किया है। बाकी होता तो आप क्या करते हैं, ये BDR के नीचे आप क्या लिखते हैं 40,850, और उस पर वापस आप क्या कैलकुलेट करते हैं, डिस्काउंट रिजर्व। चलो अब हमने दो एडजस्टमेंट किए, एक बैड डेट्स का और एक बैड डेट्स रिजर्व का। ये दोनों ही हमारे P&L अकाउंट में टाटा में जाके बैठ जाएंगे। टाटा क्या है सर,
तो टाटा पूरा बेड डेट्स और बेड डेट्स रिजर्व का शेड्यूल है, फिक्स है, आपको ऐसा बना ही देना है एग्जाम में। बेड डेट्स ट्रायल बैलेंस लिख लेना है, फिर उसमें बेड डेट्स एडजस्टमेंट प्लस करेंगे, बेड डेट्स रिजर्व ट्रायल बैलेंस माइनस करेंगे और बेड डेट्स रिजर्व एडजस्टमेंट प्लस करेंगे। तो इसमें आप ध्यान से देखो तो एक ही चीज माइनस होती है, बेड डेट्स रिजर्व ट्रायल बैलेंस, बाकी सारी चीजें आपको क्या करनी है, प्लस करनी है। दो ट्रायल बैलेंस की अमाउंट होगी, दो एडजस्टमेंट की अमाउंट होगी। जैसे देखो एडजस्टमेंट की है तो देखो मैंने ए करके लिखा हुआ है, तो बेड डेट्स एडजस्टमेंट में कितना आया 800 और बेड डेट्स रिजर्व एडजस्टमेंट में कितना आया 2150। ट्रायल बैलेंस का जब आएगा तब हम लिख लेंगे। क्लियर? अभी दोनों एडजस्टमेंट की हमने यहाँ पे दूसरी इफेक्ट टाटा में दे दी है। चलो देखो बोल ही दिया है पॉइंट नंबर 20 में कि डिस्काउंट रिजर्व की जरूरत नहीं है, तो हमने बनाया भी नहीं है। अब लास्ट एडजस्टमेंट 1/4 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को कैरी फॉरवर्ड करना है। ट्रायल बैलेंस में जाके चेक करते हैं, देखो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 4000 दिया हुआ है, सॉरी दिस इज नॉट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, दिस इज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, कितना दिया हुआ है 4000। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस तो हम कहाँ लिखते हैं, पी एंड एल में डेबिट, तो हम सबसे पहले पी एंड एल में डेबिट उसको लिख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 4000। अब एडजस्टमेंट में बोला है कि उसका 1/4 अमाउंट हमें कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो हम क्या करेंगे एडवर्टाइजमेंट में से उसका 1/4 कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, 1/4 कैरी फॉरवर्ड, तो 4000 का 1/4 होगा 1000, तो 1000 कैरी फॉरवर्ड होके बाहर अमाउंट आ गई 3000। अच्छा ये जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया है इसकी दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड आएगी, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड हुआ है नेक्स्ट ईयर के लिए, सो हम बैलेंस शीट में यहाँ पे लिख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कैरी फॉरवर्ड 1000। क्लियर? तो देखो सारे के सारे 21 एडजस्टमेंट्स की हमने इफेक्ट दे दी है। अब हम खाली करेंगे हमारी ट्रायल बैलेंस। अच्छा जो जो मैंने हाईलाइट कर दिया है वो तो हमने ऑलरेडी लिख लिया है, फिर हम देखेंगे हिडन एडजस्टमेंट। पहले सारी ट्रायल बैलेंस खाली कर देते हैं। चलो करंट अकाउंट तक हमने लिख लिया था, उसके बाद कैश बैलेंस 560, करंट अकाउंट विथ बैंक 14,000 एंड फिक्स डिपॉजिट ऑफ एसबीआई 80,000। ये तीनों की तीनों मेरी क्या है, असेट है, तो इन तीनों को क्या करता हूं मैं बैलेंस शीट में असेट साइड लिख लेता हूं। चलो कैश बैलेंस कितना बोला है 560, ओके। उसके बाद करंट अकाउंट बोला था 14,000 और एफडी इन एसबीआई 80,000। चलो इन तीनों की हमने इफेक्ट दे दी। उसके बाद करंट अकाउंट के बैलेंस भी हमने लिख ही लिए हैं। फिर सैलरी 37,000, सैलरी हम कहाँ लिखेंगे, पी एंड एल में डेबिट साइड, तो पी एंड एल में डेबिट साइड हम सबसे पहले सैलरी लिख लेते हैं 37,000। चलो तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सैलरी पी एंड एल में डेबिट साइड 37,000, टोटल अमाउंट हो गई 39,000। फिर दूसरा क्या दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग 2,19,200, तो बैलेंस शीट में असेट साइड लिखेंगे हम लैंड एंड बिल्डिंग 2,19,200। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम 2000, ये हमारा एक्सपेंस है, तो बैलेंस शीट में हम सॉरी पी एंड एल अकाउंट में हम एक्सपेंस साइड मतलब डेबिट साइड लिख लेते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम विच इज 2000, सो टोटल अमाउंट हो जाएगी बाहर 1600। लीज होल्ड मशीनरी हमारी असेट है 60,000 की। अच्छा इसके ब्रैकेट में एडजस्टमेंट है कि ये 5 साल के लिए आपने लीज पे ली है, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो 60,000 की आपकी असेट है ना उसको 5 साल में राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ कैसे करेंगे, तो 60,000 डिवाइड बाय 5 ईयर्स, तो 12,000 आया। हर साल आपको 12,000 रुपए लीज होल्ड मशीन में से माइनस कर देने हैं, तो 5 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो चलो लीज होल्ड मशीनरी जो है वो हमारी असेट है, तो उसको सबसे पहले हम बिल्डिंग लिख लिया मैंने, विल मेंशन हियर लीजहोल्ड मशीन, अमाउंट कितनी है 60,000 और डिवाइड बाय 5 किया तो इसकी रिटर्न ऑफ वैल्यू कितनी आई 12,000। अब ये 12,000 वन काइंड ऑफ डेप्रिसिएशन जैसा ही होता है, सो पी एंड एल अकाउंट में हम इसको डेबिट साइड लिखेंगे। देखो लास्ट में लिखा हुआ है लीजहोल्ड, बिल्डिंग नहीं है मशीन है, रिटर्न ऑफ कितना हमने राइट ऑफ किया उसमें से 12,000।
चलो उसके बाद स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग का 3000 है और बेड डेट्स 400 का है, बेड डेट रिजर्व 2000 का है। ये सभी पी एंडल में जाएंगे, तो चलो इसको हम पी एंडल में लिख लेते हैं। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग पी एंडल में डेबिट साइड 3000, उसमें से उसका 2000 का क्लोजिंग स्टॉक था, 1000 बाहर आया। बेड डेट्स दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस वाला हमको, ट्रायल बैलेंस में हमको कितना दिया है, बेड डेट्स 400, और बेड डेट्स इधर इसी टाटा में हम इसको माइनस करके लिखेंगे, और जो कि हमको ट्रायल बैलेंस में कितना दिया है 2000। तो ये टाटा का अगर हम टोटल करेंगे तो बाहर हमारा फाइनल टोटल आएगा 1050। तो देखो ये दोनों चीज़ें भी लिख ली। अच्छा, ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस नहीं है, गलती से लिख लिया है। ये रेंट आया है 1200 रुपीज़, तो रेंट भी हम कहाँ लिखेंगे, पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड टू रेंट, कितनी अमाउंट 1200। चलो उसके बाद रेंट लिख लिया। ट्रेवलिंग एक्सपेंस भी पी एंड एल में आएगा डेबिट साइड विच इज 800। तो चलो ट्रेवलिंग एक्सपेंस पी एंड एल अकाउंट में देखो डेबिट साइड मैंने नाम लिखे हुई है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 800। फिर परचेज किया है हमने 3,20,000 का, तो परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। तो यहाँ पे मैं ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड 3,20,000। उसके बाद आपने पार्टनर से लोन लिया है 60,000 का, कौन से पार्टनर से, रहाने से। कब लिया है, 1/10 को। जब भी आप पार्टनर से लोन लेते हो तो ध्यान रखना आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो आपको 6% पार्टनर को उसके लोन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दिस इज हिडन एडजस्टमेंट, आपको ध्यान रखना है। पार्टनर से लोन लिया है तो आपको 6% ब्याज उसको देना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो पार्टनर से लोन लिया है वो मेरी लाइबिलिटी है, तो उसको पहले बैलेंस शीट में मैं लाइबिलिटी साइड लोन फ्रॉम रहाने 60,000, और इसका इंटरेस्ट जो रहाने को पे करना बाकी है वो हम यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन कर देंगे। 60,000 इंटू 6%, और 6 महीने के लिए, क्योंकि आपने 1/10 को वो लोन लिया है। क्वेश्चन में आप देखो तारीख दी हुई थी, 1/10 को आपने ये लोन लिया है, तो 6 महीने के हिसाब से उसका इंटरेस्ट अमाउंट बनता है 1800, और ये हमारे लिए एक्सपेंस होता है, इसलिए हम इसको पी एंड एल में डेबिट करेंगे। ध्यान रखना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, ये वन काइंड ऑफ हमारा बैंक लोन जैसा ही माना जाएगा, इसलिए हम इसको पी एंड एल अकाउंट में डेबिट करेंगे इंस्टेड ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। ओके, चलो तो ये रहने वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद हमको दिया है डिस्काउंट रिजर्व 760। डिस्काउंट रिजर्व पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे हम। चलो तो पी एंड एल अकाउंट में जाते हैं और क्रेडिट साइड लिख लेते हैं डिस्काउंट रिजर्व 760। उसके बाद सेल्स दिया हुआ है 6,20,000, सेल्स लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। चलो देन आफ्टर ओपनिंग स्टॉक 1,40,000 और रिटर्न्स दिए हुए हैं। अच्छा, रिटर्न्स का मतलब क्या होगा, ध्यान रखना है। डेबिट वाला आपका सेल्स रिटर्न होगा, क्रेडिट वाला आपका परचेज रिटर्न होगा। डेबिट वाला सेल्स रिटर्न और क्रेडिट वाला परचेज रिटर्न। तो चलो तीनों चीजें लिख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक है 1,40,000, डेबिट वाला सेल्स रिटर्न है, तो डेबिट वाला सेल्स रिटर्न हम सेल्स में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अमाउंट है उसकी 20,000, और क्रेडिट वाला जो था वो हमारा परचेज रिटर्न है, तो मैं PR करके लिख लेता हूं। और परचेज रिटर्न की अमाउंट कितनी, 10,000, राइट। चलो उसके बाद वेजेस 48,200, वो भी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा। सो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड वेजेस 48,200। फिर कमीशन 5,400 पी एंड एल अकाउंट में हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। चलो तो पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड कमीशन 5,400। अब आया उसके बाद 10% आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें भी देखो डेट दी है, मतलब हिडन एडजस्टमेंट। 1/10 को इन्वेस्टमेंट किया है 10% ब्याज पे। तो पहले ये 1.5 लाख रुपए हम बैलेंस शीट में असेट साइड लिखते हैं, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट है, हमारी असेट है। तो 10% इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट लोन 1,50,000। इस पे 10% 6 महीनों के लिए हमको ब्याज मिलना चाहिए था। क्यों 6 महीने, क्योंकि 1/10 को इन्वेस्ट किया है। तो 1,50,000 का
10% इंटू 6/12 आप करोगे तो 7,500 आएगा, और वो इंटरेस्ट अभी तक हमको मिला नहीं है। तो उसकी दो इफेक्ट मैं यहाँ पे कैलकुलेशन भी करके दे देता हूँ आपको। 1,50,000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट हुआ हमारा 7,500। और दूसरी इफेक्ट ये हमारी इनकम है, सो P&L अकाउंट में हम क्रेडिट साइड लिखेंगे अक्रूड इंटरेस्ट 7,500, राइट। चलो, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 4,000 रुपीज, वो शायद हमने लिख लिया है, नहीं लिखा है तो देख लेते हैं। P&L अकाउंट में डेबिट साइड हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। क्लियर। तो देखो सारे के सारे ट्रायल बैलेंस के पॉइंट्स हमने लिख लिए, साथ साथ में जितने भी हिडन एडजस्टमेंट थे वो भी हमने क्लोज कर दिए। अब हम हमारा ट्रेडिंग P&L एप्रो पार्टनर सारे अकाउंट क्लोज करते हैं। चलो, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में ये सेल्स के इनर कॉलम का टोटल हम बाहर लिखते हैं, तो टोटल आएगा 6,04,000। फिर परचेज का भी टोटल हम करके बाहर लिखते हैं, तो परचेज का टोटल आएगा 3,13,500। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड का हम टोटल करेंगे तो टोटल आ रहा है 6,30,000, और उसमें से हम डेबिट साइड की अमाउंट माइनस कर दो सारी की सारी, तो आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो 6,30,000 में से आप 140, 313,500 एंड 48,200 माइनस करो, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा 1,28,300 का। और यही ग्रॉस प्रॉफिट वापस हम लिखेंगे हमारे P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड 1,28,300। चलो, अब P&L अकाउंट में देख लो कोई इनर कॉलम का टोटल करना बाकी रह गया हो, जैसे कमीशन का बाकी था 6,400। फिर देखो डेबिट साइड में सबका हो गया है। हाँ, चलो, अब P&L का हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,42,960, और आप डेबिट साइड की सारी अमाउंट इसमें से माइनस करोगे तो आपको मिलेगा आपका नेट प्रॉफिट। सो 142,960 में से आपके P&L अकाउंट की पूरी डेबिट साइड आप इसमें से माइनस कर दो, सो यू विल गेट योर नेट प्रॉफिट 48,816, 48,816 का आपका आएगा नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन में आपको लिखना है क्रेडिट साइड 48,816। अब P&L एप्रोप्रिएशन को हम क्लोज करेंगे, तो देखो P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड का हमारा टोटल आ रहा है 50,416, दोनों तरफ लिख लेते हैं सेम टोटल। अब आप डेबिट साइड की सारी चीजें इसमें से माइनस कर दो, ये तीनों अमाउंट, तो आपको मिलेगा डिविजेबल प्रॉफिट, मतलब पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट कितना अवेलेबल है 18,616। अब क्वेश्चन में आप देखोगे ना तो कहीं पे कुछ बोला नहीं है कि कौन से रेशियो में ये प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं, कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है। इफ नथिंग इज गिवन हमको इक्वल लेना है। सो 18,616 को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा 50-50 में, तो 9,308 होगा। अब जैसे ही आपने यहाँ पे रहाणे और रोहित में ये प्रॉफिट बांटा है, तो रहाणे और रोहित के अकाउंट में क्रेडिट साइड आपको उसकी दूसरी इफेक्ट देनी पड़ेगी पार्टनर्स करंट अकाउंट में 9,308 की। नाउ पार्टनर्स के करंट अकाउंट हम क्लोज करेंगे, तो रहाणे के क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं 22,508, और रोहित के क्रेडिट साइड का टोटल है 67,908। उसमें से आपको डेबिट साइड माइनस कर देनी है, तो आपको इन दोनों के करंट अकाउंट का डिफरेंस जो है वो पता चल जाएगा। सो रहाणे का अकाउंट में से 22,508 में से जब ये सारी चीजें मैं माइनस करता हूं, तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस बचेगा उसका 2,444, और रोहित में मैं डेबिट साइड की अमाउंट माइनस करता हूं तो 61,972। चलो, ये जो बैलेंस है पार्टनर्स करंट के, ये सीधा हम पहले बैलेंस शीट में लिख लेते हैं, क्योंकि डेबिट साइड में बैलेंस आया है तो आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड उसको मेंशन करना पड़ेगा। रहाणे का था 2,444 और इसका था 61,972, दोनों का टोटल करूंगा तो 64,416। तो चलो, करंट अकाउंट क्लोज कर दिया, बैलेंस शीट में उसको लायबिलिटी साइड लिख लिया। अब आप देखो पार्टनर्स कैपिटल में तो कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं, तो जो पार्टनर्स का बैलेंस है वही टोटल है और वही डिफरेंस है, तो इसको मैं एज इट इज वापस लिख लेता हूं। 1,60,000 दोनों तरफ का टोटल
सेम ही रहता है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस। और यही पार्टनर्स कैपिटल के डिफरेंस को हम वापस बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिख लेते हैं। रहाणे का 1,60,000, रोहित का 1,20,000 और टोटल पार्टनर्स कैपिटल 2,80,000, राइट। अब बैलेंस शीट में आप देख लो किसी का इनर कॉलम का टोटल बाकी है, यस, लीज होल्ड का बाकी है 60 - 12 48,000, डेटर्स का हो गया। इस साइड आप देखो क्रेडिटर्स का बाकी है 24 + 8 32,000, और किसी का बाकी तो नहीं, चेक कर लेते, नहीं। अब आप बैलेंस शीट की दोनों तरफ का टोटल करोगे, आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। आपके बैलेंस शीट का टोटल आएगा 6,32,010, 6,32,010, और बैलेंस शीट हो गई टैली। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको प्रेजेंटेशन भी देना है, आपकी बैलेंस शीट के बाद आपको वर्किंग भी बना देनी है। सो ये एक क्वेश्चंस के अंदर मैंने सारे एडजस्टमेंट कवर कर लिए हैं, ओके। और पूरा का पूरा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट जो है वो एक क्वेश्चन में हमने खत्म कर दिया है। तो एग्जाम के टाइम पे आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, और इसके जो आंसर की जो फाइल है वो मैं वीडियो के लिंक के अंदर लिंक दे देता हूँ, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन और आंसर दोनों की पीडीएफ वहां पे अवेलेबल होगी, आप वहां से इसको डाउनलोड कर देना, ओके। एंड और भी कोई चैप्टर में आपको ऐसा मास्टर क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कॉमर्स में आपको अपना फ्यूचर बनाना है तो आप जैन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स के साथ जुड़े रहिए, ओके। वी आर प्रोवाइडिंग कोचिंग फॉर 11th कॉमर्स, 12th कॉमर्स, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ऑल्सो फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज CA, CS एंड CA में। तो ये क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। अगर इसमें फिर भी आपको कोई ट्रांजेक्शन या कोई एडजस्टमेंट आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे यहाँ पे मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने फूटर में दिए हुए हैं 9016497248, उस पर आप मुझे व्हाट्सअप ड्रॉप कर